हेलो। लास्ट वीडियो में हमने इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए डीएफए के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैं मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बताऊंगा। मतलब कोई भी डीएफए दिया गया है उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं। मिनिमाइज करने का मतलब है नंबर ऑफ स्टेट कैसे रिड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली इसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीएफए भी बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप अपने कास्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ काम करते हैं। अब कास्ट रिड्यूस करने का मतलब कि कास्ट कैसे रिड्यूस होगा, या जब आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हो तो उसमें यहाँ पे जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि कितने नंबर ऑफ स्टेट हैं, कितने ट्रांजिशन रूल हैं, ये आपका कॉस्ट अफेक्टिंग फैक्टर है। अब अगर आप नंबर ऑफ स्टेट कम रखोगे तो जाहिर सी बात है कि ट्रांजिशन रूल भी हो सकता है कम हो, क्योंकि किसी भी डीएफए में जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन रूल होते हैं वो नंबर ऑफ स्टेट पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अगर आप 2 इनपुट अल्फ़ाबेट लिए हैं और थ्री स्टेट्स हैं, 2 इनपुट अल्फ़ाबेट हैं, तो 3 इंटू 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे 6। तो 6 आपका अफेक्ट जो कॉस्ट हो जाएगा वो 6 यूनिट हो जाएगा ड्यू टू ट्रांजिशन रूल। लेकिन आप रिड्यूस करके मान लीजिए स्टेट 2 कर दिए तो 2 इंटू 2 ही बनेगा, 4 बनेगा। तो इसी वजह से चूँकि हर एक ऑर्डर पेयर में के लिए कोई इमेज होता है जिसको आप ट्रांजिशन रूल के थ्रू बताते हो, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर ही कम रहेंगे तो कम इमेज रहेंगे, कम ट्रांजिशन रूल रहेंगे। तो इस वजह से हम नंबर ऑफ स्टेट को रिड्यूस करने के लिए कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है कम से कम स्टेट रखते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं या डीएफए कहते हैं। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि स्टेट के इक्विवेलेंस पे आधारित पूरा प्रोसेस है। आप डीएफए के अंदर मान लीजिए कई स्टेट यूज़ कर रहे हैं, उसमें से कुछ स्टेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, तो उनको उन दोनों में से कोई एक हटा दिया जाता है और एक को रिटेन रखते हैं। अब इक्विवेलेंट कैसे पता चलता है? इक्विवेलेंट इस बेसिस पे पता चलता है कि मान लीजिए कि आपका एक स्टेट Q1 है और एक Q2 है, तो एक स्टेट Q3 और भी है। अब पता चल रहा है कि इस Q1 से A इनपुट पे Q3 पे जा रहा है, और B इनपुट पे एक और स्टेट ले लें, मान लीजिए Q4 भी, और B इनपुट पे Q4 पे जा रहा है। और इसी तरीके से Q2 से भी A इनपुट पे Q3 पे जा रहा है और B इनपुट पे Q4 पे जा रहा है। तो अब यहाँ पे Q1 Q2 इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्यों इक्विवेलेंट हो जाएगा? क्योंकि दे बिहेविंग सिमिलर थिंग। मतलब Q1 से A इनपुट पे भी Q3 जा रहा है और Q2 से भी A इनपुट पे Q3 जा रहा है, और B इनपुट पे भी दोनों एक ही स्टेट पे जा रहे हैं, Q4 पे, और B इनपुट पे Q1 से भी जा रहा है और Q2 से भी जा रहा है। ये मतलब जैसे डायरेक्ट विजुअल है, इस वजह से हम इक्विवेलेंट कहते हैं। कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं, वो इनडायरेक्ट आपको एक साथ देखने पे नहीं पता चलता है, उसके लिए प्रोसेस इसी नाते अडॉप्ट किया गया है, जिसमें आपका इनडायरेक्टली जो इक्विवेलेंट होंगे वो भी पता चल जाएंगे। तो ये जो इक्विवेलेंट ऑफ स्टेट है उसके पीछे क्या रीज़न है या क्या थ्योरी है, वो यही है कि दे आर टू स्टेट्स विल बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर इफ़ दे आर ट्रांजिटिंग टू सेम स्टेट्स ऑन ए पर्टिकुलर इनपुट सिंबल। तो अगर जैसे
ए इनपुट सिंबल पे मान लीजिए Q1 और Q2 स्टेट से ट्रांजिट होके Q3 पे जा रहे हैं, लेकिन बी इनपुट पे अगर अलग अलग स्टेट पे जाते तो भी इक्विवेलेंट नहीं होता। जब तक जितने भी इनपुट सिंबल हैं सब पे सेम ट्रांजिटिंग स्टेट ना हो तब तक नहीं होता है। ये केवल एक कैरेक्टर पे बेस्ड ऑन बताया जा रहा है या जो डायरेक्टली विजुअल है उस पर बताया जा रहा है, लेकिन स्ट्रिंग्स पूरी देखी जाती है, जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होते हैं उन सब पे देखा जाता है। इसी नाते हम लोग देखते हैं ये सबसेट सेट बनाया जाता है पाई 0, पाई 1, पाई 2, सो ऑन पाई के, और एक और चेक किया जाता है उसके बाद पाई के प्लस 1, क्योंकि इटरेशन प्रोसेस है। तो पाई 0 का मतलब है कि ये इक्विवेलेंट स्टेट का सेट है जिसमें 0 कैरेक्टर पे टेस्टिंग हुई है। 0 कैरेक्टर पे बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट स्टेट का सेट बनाया गया है। फिर 1 कैरेक्टर पे बेस्ड बनाया गया है। फिर 2 कैरेक्टर पे, ये 2 सबस्क्रिप्ट का मतलब 2 कैरेक्टर की स्ट्रिंग पे। फिर केक लिखा हुआ है तो के कैरेक्टर की स्ट्रिंग मतलब के लेंथ की स्ट्रिंग, के कैरेक्टर मतलब के लेंथ की स्ट्रिंग पे, और के प्लस 1 लेंथ की स्ट्रिंग पे। अब ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक पाई के इक्वल टू पाई के प्लस 1 ना मिल जाए। पाई के और पाई के प्लस 1 में 2 कॉन्जुगेटिव इटरेशन आपके इक्वल अगर रहते हैं तो वहीं पे प्रोसेस एवार्ट कर देते हैं, और प्रोसेस एवार्ट करने के बाद डिक्लेयर कर देते हैं कि जो शुरू में सेट ऑफ स्टेट था Q, वो अब नया सेट ऑफ स्टेट मिल गया Q डैश, और ये Q डैश पाई के इक्वल हो जाता है। तो रफली आप ध्यान दीजिए कि इसमें हमने क्या क्या बताया कि जैसे इक्विवेलेंट स्टेट मतलब आपका समझिए कि अगर वो सेम स्ट्रिंग पे आपका स्टार्ट करके Q0 से आप टेस्टिंग करते हैं एक स्ट्रिंग लेके, और वो सेम स्टेट पे ट्रांजिट करके जाते हैं, या ऐसे समझिए वो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा उसमें। अभी आप एक करेक्टर पे ही समझिए, बाकी जो अब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस या अब्स्ट्रैक्ट जो उसके अंदर चीज़ें हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिए। कि एक सिंपल आप करेक्ट इनपुट सिंबल अगर आपके पास ए बी है, 2 इनपुट सिंबल हैं, और एक स्टेट Q था, Q0 या Q था या Q1 मान लीजिए, सबसे बढ़िया Q1 है, और Q2, 2 स्टेट हैं, और A पर Q1 से Q2 पे जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, और Q2 से भी A इनपुट पे Q3 जा रहा है, मतलब सेम स्टेट पे जा रहे हैं। ऐसे ही B इनपुट पे भी Q1 से Q4 पे और Q2 से भी Q4 पे। तो समझ लीजिए Q1 Q2 आपका इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक इनपुट सिंबल पे डिफरेंट हो जाएगा तो इक्विवेलेंट नहीं रहेगा। जितने इनपुट सिंबल रहें सब पे उस एक ही जगह जाना चाहिए, मतलब एक ही तरह के स्टेट पे जाना चाहिए। बाकी इसी प्रोसेस को हम स्ट्रांग बनाने के लिए, मतलब है जो अब्स्ट्रैक्ट है जो दिखता नहीं है डायरेक्टली, वो पाई 0, पाई 1, पाई 2, पाई के सो ऑन पाई के प्लस 1 कैलकुलेट करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक 2 लगातार या कंजुगेटिव इटरेशन सेम ना मिल जाए। जैसे पाई के लेटेस्ट पाई के एंड पाई के प्लस 1 आर इक्वल, then we will abort the process and declare Q डैश इज इक्वल टू पाई के। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है कि कैसे ये कैलकुलेट करते हैं, तो पाई 0 का जो कंस्ट्रक्शन होता है, पाई 0 में आपके 2 सबसेट बनते हैं, स्टेट को 2 सबसेट में डिवाइड कर दिया गया। हर एक सबसेट अप के अंदर जितने भी स्टेट हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा गया है Q1 0, कैपिटल Q1 0 और कैपिटल Q2 0, तो कैपिटल Q1 0 एक जो होगा उसमें से फाइनल स्टेट और एक नॉन फाइनल स्टेट। शुरू में आपको जो पूरा सेट दिया जाता है, सेट ऑफ स्टेट, वो स्टेट उस स्टेट के अंदर एक ही डिस्टिंग्विशिंग चीज़ होती है, वो बेसिस है फाइनल और नॉन फाइनल। इनिशियल का नहीं कोई कॉन्सेप्ट है।
फाइनल एंड नॉन फाइनल। अब आपके सेट के अंदर, सेट ऑफ स्टेट के अंदर कुछ फाइनल स्टेट होंगे और बाकी जो होंगे नॉन फाइनल होंगे। तो जितने फाइनल वाले हैं वो एक साथ रख दिए जाएंगे एक सबसेट के अंदर। ये Q1 टू दी पावर 0 या Q2 टू दी पावर 0 लिखा गया, ये सबसेट है। तो एक इसमें से सबसेट आपका फाइनल है और दूसरा सबसेट नॉन फाइनल है। तो यहाँ पे बताया भी गया Q1 0 सेट ऑफ ऑल फाइनल स्टेट और Q2 0 आपका सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट, जो कि कैपिटल Q माइनस Q1 0 है। तो अब अगर आप एग्जाम्पल, अब ये पूरा प्रोसेस जो मैंने समझाया है वही यहीं पे लिखा हुआ है, पाई के +1 का कॉन्सेप्ट। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमें आराम से समझ में आएगा उसके अंदर के सारे प्रोसेस। जैसे यही एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो टोटल स्टेट आपके Q0 से लेके Q7 तक है। तो Q0 से लेके Q7 तक स्टेट हैं। तो इसमें दो स्टेट ऐसे हैं जो फाइनल स्टेट हैं, एक Q3 है और एक Q4 है। तो पाई 0 का कैलकुलेशन जब आप करेंगे, कैपिटल Q के अंदर सारे स्टेट लिस्ट हो गए पहली चीज़। और पाई 0 जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, दो में दोनों फाइनल स्टेट रख दिए और बाकी रेस्ट जो बच रहे हैं दूसरे सबसेट में रख दिए। ये 0 इसी नाते पाई 0 जो 0 सबस्क्रिप्ट लगाया गया है। अभी तक कोई भी इनपुट सिंबल या 0 लेंथ की इनपुट स्ट्रिंग को कंसीडर करके ये पार्टीशनिंग किया गया है। अब ये जो Q3 Q4 एक साथ हैं और Q0 से लेके Q7 तक एक Q0 Q1 Q2 Q5 Q6 Q7 एक साथ हैं, ये क्या है? ये है एक्चुअल में Q3 Q4 एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, इसी नाते एक साथ रखे गए हैं। और बाकी Q0 Q1 Q2 Q5 Q6 Q7 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इस नाते एक साथ रखा गया। इक्विवेलेंट डिसाइड करने का बेसिस यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है यहाँ पे 0 है, कोई भी इनपुट करेक्टर प्रोसेस नहीं किया गया है, सीधा जो है नॉन फाइनल फाइनल एट्रीब्यूट के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया है। लेकिन जब दूसरा पाई 1 बनाने जाते हैं तो 1 लेंथ की स्ट्रिंग को कंसीडर करना है। 1 लेंथ की स्ट्रिंग क्या हो सकती है? आइदर ए हो सकती है या बी हो सकती है। तो ए पे भी देखेंगे और बी पे भी देखेंगे। अगर ए लेंथ ए पे एक ही जगह एक ही तरह के स्टेट पे जा रहे हैं, तरह वर्ड या इक्विवेलेंट स्टेट हम यूज़ कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बेसिस ये वाला रहेगा, ऊपर वाला। उस ऊपर वाले पाई 0 को कंसीडर करते हुए, उसको बेसिस मानते हुए हम पार्टीशनिंग करेंगे। अब जैसे Q3 Q4 में क्या पार्टीशनिंग संभव है, इसको चेक करने के लिए आप देखेंगे Q3 Q4, Q3 किस स्टेट पे जा रहा है, Q4 किस स्टेट पे जा रहा है। तो Q3 देखिए आप Q5 पे जा रहा है इनपुट पे और Q4 Q7 पे जा रहा है। Q5 और Q7 ये दो अलग अलग स्टेट दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं पाई 0 के आधार पर? ये हमें चेक करना है। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो स्प्लिटिंग Q3 Q4 जो सबसेट है इसका स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए ए इनपुट के बेसिस पे। लेकिन अभी बी इनपुट के बेसिस भी चेक करेंगे। जब दोनों पे ये सहमति आएगी, कंसेंट आएगा कि दोनों ऐसा कंसेंट देंगे कि नहीं होगा स्प्लिटिंग, तो फाइनली नहीं होगा। लेकिन दोनों में से अगर किसी एक का कंसेंट ऐसा हुआ कि नहीं स्प्लिट होना है तो निश्चित तौर पे स्प्लिट होगा। ए इनपुट पे बेसिस पे आपने देखा Q5 Q7 इनके नेक्स्ट स्टेट हैं, तो पता चला कि पाई 0 में जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता चला कि Q5 और Q7 एक दूसरे के इक्विवेलेंट स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि Q5 Q7 आपका एक ही साथ है, एक ही ग्रुप में है, इस वजह से स्प्लिटिंग नहीं होगा। कंसेंट मिला इनपुट पे कि स्प्लिटिंग नहीं होगा। क्या बेसिस था? कि इनका स्टेट Q3 Q4 जो है वो एक ग्रुप में थे और उनका स्प्लिटिंग होना है नहीं होना है, उसके लिए हमने ए इनपुट पे चेक किया तो पता चला Q3 Q5 पे जा रहा है और Q4 Q7 पे जा रहा है। अब Q5 Q7 चूँकि एक ही
तरह के स्टेट हैं, इक्विवेलेंट हैं। क्यों हैं इक्विवेलेंट? क्योंकि ये दोनों पाई जीरो के अंदर एक साथ हैं। बहुत सीधा। तो मतलब ए इनपुट पे कंसेंट मिला नहीं होगा, लेकिन बी इनपुट पे जब आपने देखा तो वहाँ पे तो कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि Q6 आपको ये पाई जीरो भी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही स्टेट पे जा रहे हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पाई जीरो। सो दोनों इनपुट सिंबल पे ये कंसेंट आया कि भाई हमको स्प्लिट नहीं करना है, स्प्लिट नहीं करना है तो स्प्लिट नहीं होगा। इसी नाते पाई वन के अंदर Q3 Q4 एक साथ आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है। ऐसे ही हम सारा स्प्लिटिंग करते चले जाते हैं। तो अगले में जब इस ग्रुप की बात करेंगे, Q3 इसको स्प्लिट करने की बात करेंगे, तो आप देखेंगे Q0 Q1 Q7 Q0 Q1 Q2 Q5 Q6 Q7 ये 6 स्टेट जो हैं इसमें स्प्लिटिंग होगा कि नहीं होगा। तो Q0 और Q6 एक साथ आ रहा है, Q1 Q2 एक साथ आ रहा है, Q5 Q7 एक साथ आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसके पीछे कारण है कि Q0 और Q1 आप देखिए, Q0 Q1 Q2 Q5 Q6 Q7, तो Q0 का जो इनपुट है ए इनपुट पे Q1 पे जा रहा है, और Q6 का Q6 पे जा रहा है। तो Q1 और Q6 इस ग्रुप में है, और बी इनपुट पे क्या है? Q2 है और Q6 है, तो वो भी इसी ग्रुप में है। तो दोनों का कंसेंट मतलब एक ही तरह के ग्रुप में, एक ही ग्रुप में, मतलब एक ही इक्विवेलेंट स्टेट में है। ये नहीं है कि कुछ इसमें है और कुछ इसमें है, ऐसा नहीं है। दोनों अलग, कुछ अलग अलग होता तो स्प्लिटिंग हो जाता, लेकिन स्प्लिटिंग इसी नाते नहीं हो रहा है क्योंकि स्प्लिटिंग होके Q0 Q6 एक साथ आएंगे। बाकी का आप भी देख लीजिए, जैसे Q1 का Q5 का, तो Q1 Q5 या Q6 Q7 जो भी हैं वो सब अलग अलग क्यों हो रहे हैं, ये सब तीन अलग अलग ग्रुप क्यों बन रहे हैं? तो Q1 और Q1 का देखिए तो Q1 का Q4 है, और Q2 का आपका भी Q4 है। तो आप देखिए इसके हिसाब से अलग अलग जगह पे हैं। Q1 Q0 Q6 आपका अलग स्टेट में था और Q1 Q2 अलग में था, तो दोनों इसी नाते एक साथ नहीं आए, क्योंकि Q1 Q2 जो है Q4 में मतलब इस ग्रुप में है, आपके इस ग्रुप में, और Q1 Q2 का जो नेक्स्ट स्टेट था इस ग्रुप में था। और बी इनपुट पे Q1 Q2 देखे तो Q3 है, वो इस ग्रुप में है। ठीक है, मतलब ये अच्छा, ए इनपुट पे Q4 इस ग्रुप में है और बी इनपुट पे भी आपका इसी ग्रुप में है। लेकिन ऐसा मत कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि ए इनपुट पे भी जिस ग्रुप में है उसी में Q2 पे भी, बी इनपुट पे भी उसी में होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम इंडिविजुअली दोनों को देखते हैं, ए इनपुट पे किस ग्रुप में है, बी इनपुट पे, ए इनपुट में जिस ग्रुप में है, बी इनपुट में जिस ग्रुप पे है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कोइंसिडेंस है कि ए इनपुट पे भी जिस ग्रुप में उसी बी इनपुट पे है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। केवल ए इनपुट पे चेक करते वक्त ए इनपुट का देखेंगे, बी इनपुट पे बी इनपुट का देखेंगे। तो इसी नाते Q0 Q6 के साथ Q1 और Q2 नहीं आ पा रहा है। Q5 Q7 का देखिए तो Q5 Q7, Q5 का क्या है कि Q3 है और Q4 है। तो इस बेसिस के Q0 कम से कम ये कंफर्म हो गया, Q0 Q6 के साथ नहीं आएगा, और ये है अभी कि ये Q1 Q2 के साथ जा सकता है, ये है। लेकिन जो B इनपुट है वो Q6 हो जा रहा है, तो Q6 इस ग्रुप में है। तो अब ये पता चला कि जिस ग्रुप में Q1 Q2 है, ये तो कंफर्म हो गया था कि Q5 Q7 Q1 Q0 Q6 के साथ नहीं आएगा, या Q1 Q2 भी Q0 Q6 के साथ नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया था। क्योंकि Q0 Q6 का A इनपुट और B इनपुट पे अलग कंसेंट है, और Q1 Q2 का अलग कंसेंट है, Q5 Q7 का भी अलग कंसेंट हो जा रहा है,
ए इनपुट के बेसिस पे Q5 और Q7 Q1 Q2 के साथ आने की सहमति दे रहे हैं, लेकिन बी इनपुट के बेसिस पे वो सहमति दे रहे हैं किसके साथ, Q3 Q4 के साथ जाने की बात कर रहे हैं। तो अब जाएगा क्या भाई, Q5 Q7, देखिए खेल पूरा समझिए, Q0 Q6 और Q1 Q2 और Q5 Q7, Q0 Q6 एकदम अलग व्यवहार रख रहे हैं, वो दूसरे ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। Q1 Q2 एकदम अलग व्यवहार रख रहे हैं। Q1 Q2 ना तो ए इनपुट पे बी, ना ही बी इनपुट पे Q0 Q6 के साथ जाने को तैयार हैं, तो वो Q0 Q6 से अलग रहेंगे। अब Q5 Q7 की बात किए तो Q5 Q7 क्या कह रहा है कि हम Q0 Q6 के साथ जाएंगे ए इनपुट के बेसिस पे, लेकिन बी इनपुट के बेसिस पे वो कह रहा है कि हम Q1 Q2 के साथ रहेंगे। लेकिन दोनों बातें तो एक साथ हो नहीं सकती, इस नाते उनका अलग ग्रुप बना दिया गया, उनका इसी नाते अलग ग्रुप बना दिया गया। Q1 Q2 जो है वो दोनों जो है Q1 Q2 क्या है कि वो ए इनपुट पे Q0 Q6 के साथ रहने को तैयार नहीं है, बी इनपुट के बेसिस पे भी नहीं रहने को तैयार हैं, क्योंकि वो अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस नाते Q1 Q2 तो अलग हो गया। लेकिन Q5 Q7 की जब बात की है भाई किसके साथ Q5 जाएगा या Q7 जाएगा, तो Q5 Q7 कहा कि हम ए इनपुट के हिसाब से तो पता चला Q0 Q6 के साथ जाएंगे, लेकिन बी इनपुट के बेसिस पे पता चला कि Q1 Q2 के साथ जाएगा। तो दोनों बातें तो एक साथ हो नहीं सकती हैं कि एक Q5 Q7 का एक पैर Q0 Q6 में रहे, पैर जो है Q1 Q2 के साथ रहे, तो इस नाते उनको भी अलग हो गए। तो Q0 Q6 और Q1 Q2 Q5 Q7 अलग अलग ग्रुप में स्प्लिट हो गए। तो सीधा जो है वो हमें यही देखना है कि किस ग्रुप से नेक्स्ट स्टेट बिलोंग कर रहा है, यही मेन इसमें फैक्टर है, मेन डिसाइडिंग क्राइटेरिया है। अब पाई 2 जब बनाने चलेंगे तो पाई 2 बनाते वक्त ध्यान रखना है, जैसे इसको बनाने के लिए इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, पाई 1 बनाने के लिए पाई 0 बेसिस था, वैसे ही पाई 2 बनाने के लिए अब पाई 1 बेसिस रहेगा। पाई 0 को हमें भूल जाना है, पाई 0 का भी यूज़ नहीं है, पाई 2 का यूज़ है। तो Q3 Q4 क्या अभी भी स्प्लिट होगा, तो Q3 Q4 स्प्लिट अभी भी नहीं होगा, क्योंकि Q3 Q4 का जो बेसिस है वो Q5 Q7 है। Q3 Q4 देखिए, Q5 Q7 और Q6, ये बी इनपुट पे तो सोचना ही नहीं क्योंकि एक ही स्टेट है। लेकिन Q5 Q7 जब तक अलग नहीं होंगे तब तक Q3 Q4 अलग नहीं होंगे। लेकिन ऑब्जर्व जिसको करना वहाँ पे Q5 Q7 एक साथ है, अभी भी एक साथ डटे हुए हैं, तो इस नाते Q3 Q4 तो स्प्लिट नहीं होगा। Q0 Q6 में आप देख सकते हैं कि Q0 Q6 का क्या है। तो Q0 Q6 को अगर आप देखिए तो Q0 का A इनपुट पे जा रहा है Q1 और B इनपुट पे जा रहा है Q6। अब Q1 Q6 आप ऑब्जर्व किए तो Q1 इसमें है और Q6 इसमें है, तो निश्चित है अब अलग हो जाएगा। अब B इनपुट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इनपुट पे अगर कंसेंट मिल गया अलग करना है तो अलग कर दीजिए। दूसरे इनपुट पे एक साथ भी रहने कंसेंट देंगे तो क्या मतलब उसका, उसको कोई मतलब है नहीं। तो Q0 Q6 अपना टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो Q0 Q6 आप अलग अलग कर दिए। इसी तरीके से Q1 Q1 और Q2 की अगर हम बात करें, ये गलती से Q7 लिखा हुआ है लेकिन है Q2 ही। तो Q1 Q2 को अगर आप देखेंगे तो Q1 कह रहा है Q4 पे और Q2 कह रहा है Q4 पे, तो A इनपुट पे तो अभी भी एक साथ डटे हुए हैं। B इनपुट पे आप देखेंगे तो Q3 वहाँ पे भी नहीं अलग होगा। तो ये Q1 Q2 तो कभी नहीं अलग होंगे, क्योंकि ये एक स्टेट पे जा रहे हैं, एक ही तरह के स्टेट पे जा रहे हैं। A इनपुट पे भी जिस जगह जा रहे हैं, तो जिस जगह जा रहे हैं वो एक ही स्टेट है Q4, और B इनपुट पे भी एक ही स्टेट पे जा रहे हैं Q3, तो वो तो कभी अलग नहीं होगा। इवन डेट Q3 Q4 कभी फ्यूचर में अलग भी हो जाए तो भी नहीं अलग होगा Q1 Q2, क्योंकि वो A इनपुट पे आप सिर्फ जब A इनपुट की बात करोगे तो सिर्फ A इनपुट का देखोगे, B इनपुट से कोई लेना, B इनपुट पे कहाँ जा रहा है किस जगह जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है जब A इनपुट की बात करते हैं।
तो ये तो कंफर्म हो गया Q1 Q2 कभी नहीं स्प्लिट होगा। Q5 Q7 के बारे में देख लीजिए। Q5 Q7, क्योंकि Q5 Q7 का डिपेंडेंसी जो है वो Q3 Q4 पे है। Q5 Q7 Q3 पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है, और Q6 वहाँ से कोई कुछ होने वाला नहीं, बी इनपुट पे, ए इनपुट पे ही संभावना है। तो अभी आपने देखा था टेबल में कि ए इनपुट पे Q3 Q4 की डिपेंडेंसी Q5 Q7 पे है, और Q5 Q7 की डिपेंडेंसी Q3 Q4 पे है। तो ना तो ये डेडलॉक हो गया, ना तो Q3 Q4 स्प्लिट होगा, ना Q5 Q7, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी हो गया, तो वो कभी स्प्लिट होना ही नहीं है। लेकिन आप पाई 3 भी कैलकुलेट कर लेंगे, पाई 3 और पाई 1 पाई 2 आपके इक्वल मिल जाएंगे। तो चूंकि यहाँ कमेंट लिखेंगे पाई 2 इज इक्वल टू पाई 3, सो नेक्स्ट Q डैश इज इक्वल टू दिस वन। इसमें मिसिंग है, इसमें एक हम भूल गए हैं लिखना, ये Q0 जैसे लिखा है, लेकिन Q6 नहीं लिखा हुआ है। Q6 भी आप लिख लीजिएगा, तो Q6 यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। तो Q6 पूरे जो स्टेट हैं वो Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 Q6, ये 6 स्टेट आपके बन जाएंगे। अब टेबल बनाते हैं, ट्रांजिशन टेबल, तो ये ध्यान रखना रहेगा कि ये 6 के 6 स्टेट, यहाँ 5 ही लिखा है, बार बार बता रहा हूँ, Q6 मिसिंग हो गया है, यहीं पे मिस हो गया था, यहाँ पे ही मिस हो गया था। तो ये वाला Q6 आप यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फाइनली Q डैश के अंदर लिखा जाए। Q6 मिसिंग है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Q6 लिख दीजिएगा। यहाँ पे तो सब लिखा हुआ है। तो टेबल बनाते वक्त DFA का मिनिमाइज ऑटोमेटा का यहाँ पे सारे स्टेट पहले चुपचाप लिस्ट कर दीजिए। अब Q0 से करस्पॉन्डिंग जो रो है इसमें देखेंगे, तो यहाँ तो Q1 Q2 लिखा है। तो अब सोच रहे हैं यहाँ Q1 Q2 और यहाँ भी Q1 Q2 है, कैसे संभव है? तो कारण क्या है कि Q1 Q2 का एलोन एग्जिस्टेंस इंडिविजुअली नहीं है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया और ग्रुप हो गए, वो एक साथ आ गए। मतलब कहने का Q1 Q2 में से समझ लीजिए दोनों मिला के एक स्टेट बन गया है, एलोन एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया है। तो जहाँ पे भी ये Q1 कह रहा आने की, ये Q2 कह रहा है, तो Q1 Q2 का अलग अलग अस्तित्व है नहीं, वो Q1 Q2 कंबाइन हो गए, इस नाते Q1 Q2 यहाँ पे एक साथ आएंगे, अलग अलग नहीं आएगा। भले वो ए इनपुट पे Q1 कह रहा है, बी इनपुट पे Q2 कह रहा है, लेकिन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुका है, इस नाते अलग अलग नहीं आएंगे, एक साथ आएंगे। फिर इसी तरीके से Q1 Q2 वाले रो में Q1 पे कह रहा है Q4 और B पे कह रहा है Q3, और Q2 का भी देखेंगे, Q2 पे कह रहा है Q4 और B पे कह रहा है Q3। तो दोनों मिला के तो Q4 और Q3 ही मिल रहे हैं। तो लेकिन Q4 का एग्जिस्टेंस अलोन नहीं है, Q3 के साथ है, इस नाते Q3 Q4 दोनों जगहों पे आ गया। फिर ऐसे ही Q3 Q4 पे देखिए, तो Q3 पे है Q6 Q5 और Q4 पे Q7। तो Q5 Q7 का ग्रुप वैसे भी बनेगा और वैसे भी बनेगा, क्योंकि Q5 Q7 एक ही साथ हैं, एलोन एग्जिस्टेंस नहीं है। और Q6 आ गया। Q5 Q7 पे Q3 और Q4 है, वो भी एक साथ आने हैं, ये भी Q6 में तो कोई इशू है ही नहीं। फाइनली Q6 का आप बना दोगे। तो इस तरह से मिनिमाइज DFA का ट्रांजिशन टेबल बन गया। तो मिनिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं? कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, जिससे हमारे नंबर ऑफ स्टेट कम से कम हों, जितना हो सके कम से कम रहे। अगर मिनिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन प्रक्रिया जब हम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रहता है कि जितने स्ट्रिंग या जो सेट ऑफ स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट हो रहे थे, वही सेट ऑफ स्ट्रिंग मिनिमाइज में भी एक्सेप्ट होंगे। मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा का कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है। और कैरेक्टरिस्टिक सेंस है कि जो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स पहले एक्सेप्ट हो रहे थे वही अभी भी हो रहे हैं। और मिनिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन इसी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। अच्छा, कुछ
क्लू आपको दे रहे हैं। जैसे ये Q1 Q2 दो रो जो दिए गए हैं, इसमें आपके नेक्स्ट स्टेट Q4 Q3 हैं। तो नेक्स्ट स्टेट वाले रो को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से ही कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है कि जैसे जो एकदम ये आइडेंटिकल रो है Q4 Q3 Q4 Q3, तो ये तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से ही Q1 Q2 एक साथ आ जाएंगे, मतलब मर्ज हो जाएंगे, Q1 Q2 मर्ज हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें तो आप देख कर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।